रात का समय था। राजस्थान के रेगिस्तान में हवा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी, मानो खुद समय ने एक गहरी सांस ली हो। घड़ी में 2:43 बज रहे थे। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी रेत के टीलों के बीच अचानक एक चांदी जैसा धुआं उठा। अगले ही पल एक 17 साल की लड़की तेज चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। न कोई पदचिह्न, न कोई संघर्ष और न कोई अपराध का शक। बस यह कौन सा साल है? हर घबराया हुआ था, क्योंकि लड़की के कपड़े, लहजा और हाथ में बंधा स्मार्ट वॉच उस दौर से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन सबसे विचलित कर देने वाली बात यह थी कि किले की पुरानी रजिस्टर में 1893 लिखा था। लड़की समय में छलांग खाकर अतीत में जा पहुंची थी। इसी घटना ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इसे बाद में नाम दिया गया टाइम लीपिंग प्लेग। टाइम लीपिंग प्लेग के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक क्राइसिस रिसर्च टास्क फोर्स बनी है और तू उनका हेड साइंटिफिक एनालिस्ट चुना गया है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं? तिमा ने एक गहरी सांस ली। कल तक 14 थे, आज सुबह 41 और हर घंटे बढ़ रहे हैं। दिल्ली का स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ था। हर तरफ बड़े स्क्रीन लगे थे, जिनमें अलग अलग युगों की तस्वीरें, वीडियो और डेटा दिखाई दे रहा था। कहीं एक लड़का 2074 की भविष्य की सड़कों पर भाग रहा था, कहीं एक महिला 1600 के टेबल के चारों तरफ बैठे थे। देश के शीर्ष वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंट और महामारी विशेषज्ञ बैठक के बीच में बैठा था। आरव, मुख्यमंत्री ने कहा, पहले हमें बताइए, हम किससे लड़ रहे हैं? यह बीमारी है या कोई ऊर्जा असामान्यता? कुछ सेकंड चुप रहा। उसने स्क्रीन पर नजरें दौड़ाईं और बोला, यह वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, और यह प्राकृतिक घटना भी नहीं। जिन लोगों पर यह असर हुआ है, उनके दिमाग में, विशेषकर टेम्पल लोब में, एक ही पैटर्न मिल रहा है, मानो किसी ने समय की अनुभूति को डिस्कनेक्ट कर दिया हो। लेकिन असली समस्या यहां है। उसने एक दूसरी स्क्रीन खोली, जिसमें गायब होने वालों का वैज्ञानिक ने पूछा। आर ने कहा, अगर समय एक रिव है, तो कुछ उसे मोड़ रहा है, फाड़ रहा है, या शायद किसी और टाइमलाइन से टकरा रहा है। वहीं दूसरी ओर घटना से बचे लोग ऐसे अनुभव बताते थे जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थे। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे अंदर की ओर खींच रहा हो। कुछ सेकंड के लिए सब आवाज कोई नहीं जानता था। अगले कुछ दिन आरव और रिद्धिमा ने लगातार लैब में काम किया। डेटा, सिग्नल, घटनाओं का समय, मौसम, सबका रिकॉर्ड। और तभी एक पैटर्न सामने आया। हर गायब होने के ठीक 5 मिनट पहले प्रभावित व्यक्ति के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक सूक्ष्म स्पाइक दिखाई देता था, इतना छोटा कि साधारण मशीनें पकड़ ही न सके। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात, वहां सैनिक थे, गोलीबारी थी। 2025 कहां गया? बताओ, अभी कौन सा साल है? लोग स्तब्ध। सरकार, मीडिया और वैज्ञानिकों के लिए यह घटना साबित करती थी कि लोग वापस भी आ सकते हैं। लेकिन कब, क्यों, किस हालत में, ये किसी को नहीं पता था। आरव इस घटना को देखकर सोच में डूब गया। अगर लोग वापस आ सकते हैं, तो एक रास्ता जरूर है। कुछ इन दरारों को खुला रख रहा है, कुछ ऐसा जो समय को जोड़ता भी है और तोड़ता भी। रात में उसे पहली बार एक विचार आया, क्या यह बीमारी वास्तव में किसी वायरस की तरह फैल रही है? यह एक तरह से न्यूरोलॉजिकल कंटेजन है, जहां दिमाग के समय संवेदन केंद्र आपस में सिंक होकर एक चेन रिएक्शन बना रहे हों। अगर ऐसा था, तो इसका मतलब दुनिया खतरनाक मोड़ पर थी। एक दिन अचानक रिद्धिमा उसकी लैब में दौड़ती हुई आई। आर्व, इमरजेंसी है। तो लोग अभी अभी 2091 के भविष्य से लौटे हैं, उन्हें एक उन्नत सुरक्षा कैंप में पकड़ा गया है। वे कैसे? पता नहीं, लेकिन उन्होंने वहां के शहरों, उड़ने वाली मशीनों और एक विचित्र तरह की रोशनी का वर्णन किया है। और हां, एक और बात। क्या? उन्होंने कहा, वहां भविष्य में भी टाइम लीपिंग प्लेग मौजूद थी। आरव के अंदर बिजली सी दौड़ गई। मतलब यह बीमारी भविष्य से आ रही हो सकती है, या अतीत से, या किसी और टाइमलाइन से। थिमा ने सिर हिलाया। और इसका मतलब हम सिर्फ एक आउटब्रेक नहीं, बल्कि एक टाइम वॉर के बीच हैं। उन दोनों को अब एक बात समझ आ रही थी, टाइम लीपिंग प्लेग एक साधारण रोग नहीं, ये शायद एक चेतावनी थी, या किसी और युग की हलचल का परिणाम। इसी सोच के बीच एक दिन आरव की दुनिया ही उलट गई। वह लैब में अकेला बैठा था। रात के 17 बजे डेटा स्क्रीन पर चमक रहा था, बाहर हवा में। और अगले ही सेकंड धड़ाम, एक तेज सफेद चमक हुई। किसी ने उसका सीना भीतर की ओर खींच लिया हो, ऐसा एहसास। सब कुछ अंधेरा। जब उसकी आंखें खुली, वह किसी कंकड़ मिट्टी वाले रास्ते पर गिरा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा, दूर से ढोल और सैनिकों की आवाजें आती थीं। आसमान में
धुआं और यूनिफॉर्म पहने आदमियों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं, ताजी मिट्टी की गंध थी और हल्की सी बारूद की। एक आदमी उसने देखा। तुम कौन हो? यहां कैसे आए? पहचान दिखाओ। का गला सूख गया। उसे समझ आ गया था वह समय की दरार में गिर चुका था और यह तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल अब मैं एपिसोड 2 उसी सिनेमैटिक नॉन स्टॉप नैरेटिव स्टाइल में बिना किसी हेडिंग कम से कम 3000 प्लस शब्दों में लिख रहा हूं। सैनिक की बंदूक की नोक आरव के सीने से कुछ इंच दूर रुक गई। हवा में घुला बारूद उसके फेफड़ों में घुस रहा था। उसके कानों में अब मैं कहीं से आया नहीं, मैं गिरा, बस गिरा हूं। सैनिक उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। आंखें सिकोड़कर उसकी यूनिफॉर्म से साफ था कि वह ब्रिटिश राज के वक्त का कोई जवान था। आसपास के माहौल में पुराने समय का भय और तनाव तैर रहा था। नजदीक में लकड़ी के गेट लगे थे, घोड़े बंधे थे और एक टूटा हुआ पत्थर का ढांचा किसी चेक पोस्ट जैसा दिखाई दे रहा था। यह तुम किसी गुप्त क्रांति के आदमी लगते हो, आरव तड़पकर बोला। नहीं, ये बस एक मशीन है, मेरे समय की मशीन। सैनिक गरजा। कौन सा समय? आरव की सांस अटक गई। वह क्या कहे? अगर वह बोले कि वह 2025 से आया है तो सैनिक उसे पागल समझेगा या फिर किसी जादू टोने का आदमी, लेकिन उसने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। वह बुदबुदाया। बहुत बहुत आगे का समय। सैनिक उसे पकड़कर घसीटते हुए चेकपोस्ट के भीतर ले गया। भीतर दो और सैनिक थे और एक दाढ़ी वाला आदमी जो शायद हवलदार या किसी ऊंचे पद पर था। उन्होंने तुरंत आरव के इसमें शीशा क्यों है और इसमें रोशनी कैसे आती है? मोबाइल उस जमाने की आंखों को जादू या जासूसी उपकरण दोनों लगता। आरव समझ नहीं पा रहा था कि कैसे भागे, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधी। क्या यही वह जगह है जहां दर्जनों लोग समय में फेंके जा चुके हैं? क्या इन सैनिकों को पिछले कई दिनों में अजीब लोग मिले होंगे? क्या कोई और टाइम लीप पीड़ित यहां आए उससे पहले कि वह कोई सवाल पूछता? हवलदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। सच बोल, तू कहां से आया है? किसकी जासूसी कर रहा है? के दिमाग में तेज दर्द उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे कुछ याद आया। समय लीप के बाद लोग शुरू के कुछ मिनटों में अत्यधिक कंफ्यूजन में होते थे। यह डेटा उसने खुद लैब में अध्ययन किया था, लेकिन अब वह स्वयं एक परीक्षण का नमूना बन चुका था। अचानक बाहर से गोलीबारी की आवाज आई। धर 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 धर। सैनिक चौकन्ने हो गए। हवलदार चिल्लाया, बंदी को भीतर बंद करो। आरव को एक अंधे कमरे में धकेल दिया गया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। कमरा छोटा था। मिट्टी और पत्थरों से बना। दीवार पर किसी के खुचे हुए नाम थे। ऐसे पहले भी कई कैदी यहां आए हो, आरव ने अंधेरे में सांसें लेते हुए कहा। ये तो नरक है। कुछ देर तक बाहर से गोलीबारी और घोड़े दौड़ने की आवाजें आती रहीं। उसका दिमाग धुंधला होने लगा। फिर अंधेरे से एक कमजोर आवाज आई, अगर तुम भी गायब होकर यहां आए हो तो शायद तुम मेरे जैसे ही हो। आरव का दिल छलांग मारकर गले में आ गया। तुम भी, तुम्हें भी किसी और समय से फेंका गया है। थोड़ा हिला है। एक युवा लड़का था, शायद 20-22 साल का। उसकी दाढ़ी उग आई थी, कपड़े फटे थे, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद दरार ने वही डर दूसरों की आंखों में देखा था। लड़का बोला, मेरा नाम अंकुर, मैं 1984 से हूं, पंजाब। आरव का पूरा शरीर जम गया। 1984 मतलब अंकुर गलत तरीके से समय में फेंका गया था और महीनों। अंकुर ने दीवार पर उंगलियों से लाइनें खींची थीं। वह बोला, शायद 9 या 10 महीने, मुझे सही गिनती याद नहीं। आरव के लिए यह झटका था। मतलब समय आगे बढ़ गया था या अंकुर का समय लीप आरव से पहले हुआ था। समय लीप के अंदर समय कैसे चलता है, यह पूरी तरह रहस्य था। अंकुर धीरे धीरे बोलता जा रहा था। पहले मैं प्राचीन जंगल में गिरा था, फिर यहां पकड़ा गया। कई और भी आए हैं, अलग अलग वक्त से आए हुए। कुछ को इन सैनिकों ने मार दिया, कुछ भाग निकले, लेकिन आज तक कोई अपने समय में वापस नहीं जा पाया। आरव की सांस रुक गई। कोई भी वापस नहीं गया। अंकुर ने सिर झुका लिया। शायद तुम पहले हो जो अपने दिमाग से इस पहेली को समझ पाओ, बाकी सब तो डर में खो जाते हैं। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। सैनिक वापस आ गए थे। गोलियों की आवाज कम हो गई थी। हवलदार चीखा, अंदर से दोनों को बाहर निकालो, पूछताछ करेंगे। दोनों को धक्के मारकर बाहर लाया गया। आरव की आंखों के सामने कई तेल के दिए जल रहे थे। सैनिकों के चेहरे तनाव में थे। उनके पीछे दो लोग बांधकर खड़े थे और दोनों के कपड़े आधुनिक जमाने के थे। आरव की रगों में करंट दौड़ गया। यह दो और टाइम लीप पीड़ित थे और अभी अभी समय से गिरकर यहां पहुंचे थे। एक लड़की हिचकी ले लेकर रो रही थी। कौन सी जगह है? है जयपुर के बस स्टैंड पर थी। मुझे क्यों लाया? मैं 2024 में। दूसरा व्यक्ति चिल्ला रहा था।
मुझे मत मारो, मैं कोई जासूस नहीं, मैं इंजीनियर हूं, मेरा नाम धीर। हवलदार ने उन दोनों को चुप कराने के लिए हवा में गोली चलाई। सन्नाटा छा गया। अंधेरे में सिर्फ सैनिकों की सांसें सुनाई दे रही थीं। हवलदार ने आरव की ओर देखा। तुम तीनों एक जैसे हो, अजीब कपड़े, इंसान भी हो या कोई अलौकिक जीव। आरव अचानक खड़ा हो गया। हम इंसान हैं, बस अलग अलग समय के इंसान। उसकी बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन हवलदार का चेहरा जड़ हो गया। वह नजदीक आया, धीरे से बोला, कुछ महीनों से यहां अचानक अजीब लोग गिर रहे हैं। पहले हमने समझा ये क्रांतिकारियों का गैंग है, फिर समझ आया ये तो अलग अलग युग के लोग हैं। मेरे दो जवानों ने बताया कि एक आदमी ने कहा था कि वह 2040 से है। उस पर हम हंसे भी, लेकिन उसकी चीजें देख। दार ने पहली बार उसके साथ कम कठोर आवाज में पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। ये कोई बीमारी नहीं, ये समय की दरारों का खेल है। भविष्य में और अतीत में शायद कोई परिवर्तन, कोई भूकंप, कोई ऊर्जा विस्फोट, कोई वैज्ञानिक प्रयोग, या शायद किसी और टाइमलाइन का टकराव, जिसके कारण समय कमजोर हो रहा है। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हवलदार की आंखों में एक अलग चमक। हवा का दबाव तेज हो गया, पत्ते उड़ने लगे, दिए बुझ गए, जमीन उनके पैरों के नीचे हिलने लगी। अंकुर चीख पड़ा, ये वही है, समय की दरार। आरव ने चारों तरफ देखा। कहीं कोई नीला धुआं उठ रहा था, हवा में बिजली सी चमक पैदा हो रही थी। सैनिक घबरा गए। पोजीशन, सब पोजीशन ले लो। इन ये किसी दुश्मन का हमला नहीं था, यह था एक और टाइम लीप इवेंट। समय की परतें हवा में फट रही थी। दो सैनिक हवा में उठ गए और एक पल में गायब। एक घोड़ा जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ, दीवारें टूटने लगी। हवलदार दहाड़ा, तब पीछे हटो। पर हवा के भीतर अचानक एक चमकीला भंवर खुला। आरव ने महसूस किया कि समय फिर उसे खींच रहा है, नहीं उसे नहीं, अंकुर को। और आरव ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन भंवर बहुत जोरदार था। अंकुर का शरीर आधा हवा में उठ चुका था। उनके बीच की पकड़ ढीली होने लगी। मत छोड़ो, रोता चिल्लाया। आरव की नसें फटने को थीं। वह पूरी ताकत से उसे खींच रहा था, लेकिन समय की शक्ति मनुष्य की मुट्ठी से ज्यादा तेज थी। भंवर ने अंकुर को खींच लिया। उसका हाथ फिसल गया। अंकुर चिल्लाता हुआ समय की दरार में समा गया और पल भर में गायब। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पहली बार किसी को अपनी आंखों के सामने समय में खो। आरव ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर समय की कोई दरार खुली तो वह हमें हमारी टाइमलाइन में फेंक सकती है। इंजीनियर धीरज ने कहा, और अगर गलत जगह फेंक दिया तो? बोला, तो हम किसी और समय में फंस सकते हैं। सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। हवलदार ने आदेश दिया, 4 घोड़े लाओ। इन लोगों को खंडहर तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। सैनिक स्तब्ध थे, लेकिन आदेश मानना था। कुछ घंटों बाद चारों लोग घोड़ों पर सवार थे। आरव, लड़की, धीरज और हवलदार। रात थी, चांद बादलों में खोया हुआ। हवा में रहस्यमय सन्नाटा, घोड़ों की टापे में उड़ा। हवलदार की आवाज में डर नहीं, एक इंसान की सच्ची चिंता थी। आरव ने कहा, अगर मैं वापस पहुंचा तो मैं इस महामारी का इलाज ढूंढूंगा, ताकि भविष्य में ऐसा कोई समय लीप न हो। हवलदार ने एक सैनिक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह उसका कंधा थामकर कहा, जाओ, समय को ठीक करो, ताकि कोई और हमारी तरह न फंसे। आरव की आंखें भर आईन। तीनों आगे बढ़े नहीं। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर समय ने हमें यहां फेंका है, तो शायद वह हमें वापस भी ले जाएगा। हिम्मत रखो। रोशनी तेज हुई, जमीन फटने लगी, एक चक्रवात सी ऊर्जा उठी, और अगले ही पल सब कुछ सफेद। आरव की आखिरी आवाज थी, हवलदार, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर शरीर हवा में उठे और गायब। खंडहर में सिर्फ नीला धुआं बचा था। हवलदार दूर खड़ा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुईं। वह बुदबुदाया, भगवान करे तुम अपने समय में पहुंच जाओ, लड़के। लेकिन आरव कहां पहुंचा, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसी क्षण दिल्ली में 2025 की लैब में एक कंप्यूटर ने अलार्म बजाया। डेटा स्क्रीन पर एक चेतावनी उभरी, टाइम लीप अनोमली डिटेक्टेड, रिटर्न पाथ इनिशिएटेड। और एक छाया प्रयोगशाला के बीच प्रकट होने लगी। क्या यह आरव था या कोई और? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस दूसरे अध्याय का अंत है। लैब की मशीनें एक एक करके जाग रही थी। अंधेरे कमरे में रेड लाइट्स झिलमी, जैसे किसी दिल ने अचानक धड़कना शुरू किया हो। मॉनिटरों पर हजारों लाइनों के डेटा उछल रहे थे। रात का समय था, और पूरी रिसर्च बिल्डिंग में सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था, डॉक्टर रिद्धिमा वर्मा। वह लगातार 30 घंटे से जाग रही थी। उसकी उसने अपनी घड़ी देखी। 2:16 AM घड़ी की टिक टिक आवाज कमरे के सन्नाटे को काट रही थी। अचानक उसके सामने लगी मेन स्क्रीन पर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन चमका, टाइम लीप
रिटर्न सिग्नेचर डिटेक्टेड। रिद्धिमा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या क्या यह वही है? स्क्रीन को छुआ डेटा में एक पैटर्न था, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर, वही समय विकृति, वही ऊर्जा फ्रीक्वेंसी। यही पैटर्न हर बार तब देखा जाता था जब कोई समय में घुलकर गायब होता था, लेकिन आज उल्टा हो रहा था। समय वक्र पीछे लौट रहा था। कहीं न कहीं कोई दरार खुल चुकी थी और कोई उसके माध्यम से लौट रहा था। रिद्धिमा तेजी से लैब के बीचों बीच लगी गोल चेंबर के बीचों बीच कोई पड़ा था, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। रिद्धिमा दौड़ पड़ी। उसने उसे पलटकर देखा। यह आरव था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वह गया था। उसके कपड़े धूल में सने थे। अलग अलग युगों की मिट्टी उसके शरीर पर चिपकी थी। चेहरा पसली सा सूख गया था। कंधा छिला हुआ था। घड़ी टूटी हुई और आंखें बंद। आरव। रिद्धिमा की आवाज टूट गई। उसने उसका चेहरा नहीं, उसने स्टेथोस्कोप लगाया। दिल की धड़कन बहुत कमजोर थी, लेकिन थी, वह जिंदा था। रिद्धिमा की आंखों में आंसू तैर गए। तू वापस आ गया, सच में वापस आ गया। खुशी में भी एक डर घुला हुआ था। समय लीप से लौटना बहुत दुर्लभ घटना थी और लौटे हुए लोग मानसिक और शारीरिक तौर पर अक्सर टूट चुके होते थे, कुछ तो होश में भी नहीं आते थे। रिद्धिमा ने मेडिकल टी आरव की पलकें कांपी। उसने आंखें खोली, लेकिन उनमें एक अजीब भय था, मानो किसी ने उसका पूरा जीवन हिला दिया हो। वह चारों ओर देखने लगा। छत, लाइट्स, मशीनें। उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं वापस आ गया? रिद्धिमा हंसते हंसते रो पड़ी, हाँ, तू वापस आ गया, तू सचमुच। लेकिन आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह फुसफुसाया, घड़ी घड़ी कितने बजे हैं? कि 6:27। आरव ने आंखें कसकर बंद कर ली, फिर किसी टूटे हुए सपने की तरह बोला, तो वही हुआ। समय का बहाव अलग था। वहां का एक दिन, यहां का कई गुना। रिद्धिमा ने उसका हाथ दबाया। आरव, तू ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आरव का गला सूख चुका था। वह धीरे धीरे हिलता हुआ बैठने लगा। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। एक आदमी, अंकुर, 1000 मेरा दोस्त था, सिर्फ कुछ घंटों का, पर समय भंवर में वह खींच गया। मैं पकड़ नहीं पाया। आरव की आवाज टूट गई। हम जिंदा लौट आए। वह नहीं, कमरा चुप हो गया। रिद्धिमा ने उसकी पीठ सहलाई। तूने जितना कर सकता था किया। लेकिन आरव घूरता हुआ बोला, नहीं, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। कुछ कुछ बड़ा होने वाला है। टाइमलाइन ढह रही है। डॉक्टर, उसकी बात सुनकर हुआ। आरव के शरीर में अजीब सी चमक फैलने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो, जैसे उसकी नसों में बिजली बह रही हो। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं लौटा। कुछ कुछ और भी आया है मेरे साथ। पूरा कमरा दहल गया। डॉक्टर उसकी मदद को भागे, लेकिन तभी मशीनों ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर लाइनें उछल पड़ी। टेम्परल पासाइट सिग्नेचर डिटेक्टेड। नई एनोमली है। रिद्धिमा हिल गई। आरव, तुम्हारे अंदर क्या है? आरव सांस लेने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं अकेला नहीं आया, कुछ कोई मेरे साथ जुड़ गया है। समय की दरार में उसी क्षण उसके शरीर के आसपास हवा घूमने लगी, जैसे अदृश्य कंपन निकल रहा हो। लाइट्स टिमटिमाने लगी, मशीनें बंद होने लगी, और फिर आरव की आंखें एक पल के लिए सफेद हो गईं। वह फुसफुस रिद्धिमा चीख पड़ी। आरव का हाथ कांप रहा था। उसने मुश्किल से कहा, भविष्य का कोई प्राणी नहीं, अतीत का कोई दानव नहीं, यह एक और टाइमलाइन का जीव है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिद्धिमा धीरे धीरे उसके पास आई। क्या वह यहां है? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये मेरे अंदर है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। ये बाहर आना चाहेगा। ये असली दुनिया में आना चाहता है। सभी वैज्ञानिक घबरा गए। अगर वह चीज बाहर आ गई तो टाइमलाइन फट जाएगी, आरव ने कहा। और यह सिर्फ बीमारियां नहीं पैदा करेगा, यह दुनिया को मिटा देगा। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, आरव, तुमने उसे देखा था? के चेहरे पर डर की एक परत चढ़ गई। वह बोला, हाँ, पहली बार जब मैं दरार से गिरा, वह वहां था। अंधेरे में, बिना चेहरे, बिना आकार, बस एक कंपन जो समय को खाता है। कमरा थरा उठा, कोई भी सांस नहीं ले रहा था। आरव ने जमीन की ओर देखा। वह मुझे ढूंढ रहा है। वह मेरी ऊर्जा से बंध गया है और जल्द ही वह बाहर आएगा। दो वैज्ञानिक तुरंत बाहर भागे, लेकिन आरव ने उनका हाथ रोक लिया। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, समय की दरार का परजीवी है, टेम्परल पासाइड। रिद्धिमा उसके सामने झुककर बोली, तो हम क्या करें? आरव ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से कहा, मुझे फिर से समय में भेजो। रिद्धिमा पीछे हट गई। क्या पागल हो गए हो? तू अभी लौटा है, तू अभी मर भी सकता है। आरव बोला, अगर मैं यहां रहा तो यह प्राणी बाहर आएगा। अगर मैं समय में वापस गया तो मैं उसे दूर रख सकता हूं, शायद उसे वही मार भी दूं। सबके चेहरे जड़ हो गए। रिद्धिमा चिल्लाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी बात सुनो, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, यह पूरी मानवजाति की लड़ाई है। अगर वह प्राणी बाहर आ गया तो यह बीमारी नहीं, एक टाइम अपोक्लिप्स बन जाएगी। रिद्धिमा के आंसू गिरने लगे। आरव ने उसका चेहरा उठाया।
अगर मैं मर भी गया तो कम से कम दुनिया बचेगी। रिद्धिमा ने सिर झटका। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। लेकिन तभी सायरन बजा। पूरे सेंटर में रेड अलर्ट लग गया। मशीनें फेल होने लगी, बिल्डिंग कांपने लगी, लाइट्स फटने लगी। आरव का शरीर हवा में उठने लगा। उसके आसपास नीली दरारें बन रही थी। वह चिल्लाया, समय की दरार खुल रही है। वह प्राणी बाहर आना चाहता है। रिद्धिमा ने उसे पकड़ा। आरव, प्लीज रुक जा। ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। मुझे जाना होगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि मैं वापस जाऊं, और इस बार अकेला नहीं, वह भी मेरे साथ जाएगा। फिर घूमता हुआ प्रकाश, गर्जना, हवा में दरार, सब कुछ डूबने लगा। और अगले ही पल आरव और वह रोशनी दोनों गायब। रिद्धिमा के हाथों में सिर्फ हवा बची थी। लैब खामोश हो चुकी थी, या उससे पहले बाहर निकल गया था। एक ऐसा सन्नाटा था जिसे सुनकर दिल डर जाए, जैसे दुनिया अपनी सांस रोककर किसी भयंकर घटना का इंतजार कर रही हो। चारों तरफ धुंध थी, चांदी सी चमकती हुई। कोई दिशा साफ नहीं दिख रही थी। न आसमान न जमीन, सब धुंध में घुला हुआ, मानो किसी ने वास्तविकता को पिघलाकर किसी सफेद समंदर में मिला दिया हो। और इसी धुंध में एक मानवीय आकृति धीरे धीरे बन सामने। दूर दूर तक सिर्फ धुंध थी, लेकिन धुंध के अंदर अजीब अजीब छायाएं तैरती थीं। कभी कोई आकृति बनकर गायब होती, कभी एक आवाज सी गूंज उठती। वह आवाज इंसानी नहीं थी, मानो कोई टूटी हुई घड़ी हंस रही हो। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। वह जानता था, असली दुनिया नहीं, वह टाइम लीप नहीं, बल्कि एक टाइम लॉक में फंसा था। और फिर एक गहरी भारी आवाज उसके पीछे पास फिर गूंजी। टेम्पल पासाइट नहीं, तुम्हारी भाषा में मुझे जो चाहो कह लो, पर असल में मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूं। मैं समय का नहीं हूं, मैं समय के बाहर का हूं। आर्व का गला सूख गया। तू मेरे अंदर था। हाँ, साया मुस्कुराया, अगर उसे मुस्कुराना कहा जा सकता था, क्योंकि तुम कमजोर थे। तुम्हारे भीतर की समय ऊर्जा अस्थिर थी। मैंने उसमें आश्रय लिया, और अब तुम मेरे लिए तुम्हारी दुनिया नहीं है, ऊर्जा से भरी है। तुम्हारे समय में भविष्य और अतीत दोनों के दरवाजे खुले हैं। वह जगह मेरे लिए उपजाऊ भूमि है। वहां मैं बढ़ सकता हूं, फैल सकता हूं, और अंत में समय को निगल सकता हूं। आरव पीछे हट गया। उसने दांत भींचकर कहा, मैं यह होने नहीं दूंगा। साया हंसा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है? अचानक साया ने अपनी एक शाखा जैसी भुजा आगे बढ़ाई है, बिजली की रफ्तार से आरव की ओर बढ़ी। आरव बचने की कोशिश करता हुआ गिर पड़ा। साया ने उसे पकड़ लिया। उसके शरीर में ठंड की ऐसी लहर दौड़ी कि उसे लगा उसकी नसें जम जाएंगी। तुम मेरे साथ आए थे, साया फुसफुसाया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे माध्यम से तुम्हारी दुनिया में प्रवेश कर सकूं। मैं लगभग यह जगह सिर्फ एक मार्ग है, यह पूरी नहीं। अभी तुम सिर्फ उस दहलीज पर हो जहां टाइमलाइनों की डोरियां जुड़ती हैं। यहां मैं पूरा नहीं हूं, पर तुम्हारी दुनिया में मैं पूरी शक्ति पा सकता हूं। आखिरकार तुम्हारी दुनिया ही तो मेरी सृष्टि पूरी करेगी। आरव ने आक्रोश से उसे धकेल दिया। मैं तुझे वहां नहीं पहुंचने दूंगा। पीछे हटा, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे मजा आ रहा था। अच्छा है, मुझे एक मजबूत माध्यम चाहिए था, तुम वही हो। और अचानक तेज रोशनी फूटी। आरव ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली, अब धुंध के बीच नहीं था, बल्कि एक विशाल घाटी में खड़ा था, जहां बड़े बड़े पत्थर के खंभे हवा में तैर रहे थे। नीचे जमीन नहीं थी, बस अंधेरा, ऊपर आसमान। उसे याद आया, वह एक वैज्ञानिक था, समय अनुभूति पर शोध करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी तर्क पर आधारित फैसले लिए थे, लेकिन अब उसे तर्क से ज्यादा विश्वास की जरूरत थी। उसकी आंखों में रिद्धिमा की छवि आई, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, उसकी चिंता, वह लाल रोशनी जिसने उस प्राणी को बाहर नहीं आने दिया था। आरव ने अपनी सांसों को स्थिर किया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। यह भावना, यह ऊर्जा, यह आरव ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अब रोशनी थी। यह इंसानी कमजोरी नहीं, इंसानी शक्ति है। साया गरजा, नहीं, यह मुझे रोक नहीं पाएगी। आरव ने चिल्लाकर कहा, तू समय को खाता है, लेकिन मैं समय को समझता हूं। और उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। चारों तरफ समय की लहरें उठने लगी, जैसे उसकी इच्छा ने समय को मोड़ दिया हो। घाटी में तैरते खंभे तेजी से घूमने लगे, जहां जहां लाल रोशनी पड़ती समय की डोरियां मजबूत होने लगी। साया गुर्राया, रुक जाओ, तुम टाइम डोरियां मोड़ नहीं सकते। आरव चिल्लाया, मैं नहीं, हमारी दुनिया की भावनाएं कर रही है। ने पूरा जोर लगाया। उसने एक काली लहर आरव की ओर फेंकी, लेकिन लाल रोशनी ने उसे सोख लिया। अब साया गुस्से से कांप रहा था। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं समय से पहले का हूं। और तभी घाटी का केंद्र लाल रोशनी से चमक उठा। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर समय की डोरियों को आपस में जोड़ दिया। एक इतनी तेज रोशनी फटी कि पूरा अगले ही पल वह खींचकर अंधेरे में गिर गया, मानो समय
उसे वापस निगल गया हो। सन्नाटा छा गया। आरव हाँफता हुआ गिर पड़ा। उसके चारों तरफ रोशनी कम होने लगी। टाइम कोर सिकुड़ रहा था। घाटी टूट रही थी। आरव ने खुद को संभाला। अब वापस सारी दुनिया धुंध में घुलने लगी। आरव को लगा कि वह पिघल रहा है या शायद उड़ रहा है। और फिर अंधेरा, बस अंधेरा। कुछ थिमा मुस्कुराई और रो पड़ी। हाँ, तू वापस आ गया, तू सच में लौट आया। और उसने उसे गले लगा लिया, कांपते हुए, टूटते हुए। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर अलार्म बजा। दो वैज्ञानिक दौड़ते हुए आए। मैडम, एक और रेड सिग्नेचर मिला है। कोई कोई और टाइम लीप से लौट रहा है। रिद्धिमा और आरव दोनों ने डर से एक दूसरे को देखा। अगर और लोग लौट रहे हैं तो इसका मतलब या क्या कुछ उसके साथ वापस आ गया। ने अपने दिल को छुआ। लाल रोशनी अब नहीं थी। उसने धीमे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। कमरा ठंडा हो गया और अंधेरे में कहीं एक हंसी गूंजी, जैसे कोई कह रहा हो, खेल अभी शुरू हुआ है। अस्पताल की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के भीतर की हवा भारी थी, अजीब, ठंडी, दबी हुई, जैसे किसी अदृश्य चीज ने वातावरण को मुट्ठी में पकड़ रखा हो। आरव ने छत की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि अगर कोई इंसान टाइम लीप से लौट रहा होता तो सिग्नेचर नीला होता। रेड सिर्फ उसी चीज का होता है जो मैंने उस जगह में देखा था। उसने सांस रोकी। वह वापस आ गया है या उसका कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा। रिद्धिमा का गला सूख गया। उसने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। आरव, अगर वह चीज लौट आई है तो तू अकेला कैसे लड़ेगा? तू खुद मुश्किल से बचा है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, एक शांत लेकिन दृढ़ नजर। मैं अकेला नहीं हूं, इस बार नहीं। दरवाजा अचानक खुला। अंदर डॉक्टर सालिम और दो मिलिट्री ऑफिसर दौड़ते हुए आए। आरव, हमें तुरंत नीचे चलना होगा। हम उस चीज को मेडिकल आइसोलेशन चेंबर में रोक नहीं पा रहे। सिग्नेचर बढ़ रहा है और दीवारें फटने लगी हैं। रिद्धिमा खड़ी हो गई। दीवारें फट सलीम ने हड़बड़ी में कहा, वह चीज खुद को इस टाइमलाइन में स्थिर करने की कोशिश कर रही है। जगह उसके लिए छोटी पड़ रही है। आरव ने सिर नीचे किया। इसका मतलब वह पूरी तरह वापस नहीं आया। वह अभी भी अधूरा है और इसलिए वह ऐसी आकृतियां ले रहा है जो हमारी भौतिक दुनिया सहन नहीं कर सकती। मिलिट्री ऑफिसर ने घबराते हुए कहा, वह चेंबर के अंदर है पर उसका शरीर। तिमा ने पूछा, आरव, सबका यही कहना है कि वह चीज तुझे ढूंढ रही है। अगर तू उसके सामने गया तो? आरव ने बीच में कहा, मेरे बिना वह स्थिर नहीं होगा। मैं उसकी आतिथ्य ऊर्जा था। वह मुझसे बंधा रहा था। वह मुझे ढूंढता है क्योंकि मेरे माध्यम से ही असली दुनिया तक पहुंचा था। रिद्धिमा ने उसका हाथ कस दिया। तो क्या समाधान है? क्या उसे फिर से टाइम ने गर्दन हिलाई। वह अब बहुत मजबूत हो चुका है। अगर हम उसे टाइम वॉइड में वापस भेजने की कोशिश करेंगे तो वह हमारी पूरी मशीनों को ही निगल जाएगा। वे तीनों एक बड़े स्टील के दरवाजे के सामने रुके। दरवाजे पर लिखा था, जोन 3 कंटेनमेंट चेंबर। अंदर धुंध भरी थी। काला, भारी, असहनीय धुआं जो किसी प्राकृतिक गैस जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा जैसे अंधेरा खुद धुआं। सलीम ने कैमरा स्क्रीन ऑन की। सबकी सांस रुक गई। चेंबर के बीचों बीच एक आकृति थी, घुटनों के बल झुकी हुई, काले धुएं में घुलती मिलती हुई। उसका शरीर बिना आकार का, टूटता सिमटता हुआ। कभी ऐसा लगता जैसे इंसान है, कभी जैसे कोई राक्षस, और कभी तो जैसे कुछ भी नहीं। रिद्धिमा कांप उठी है। भगवान, यह क्या है? आरव ने धीरे से कहा, यह उसकी अधूरी अवस्था है। वह स्थिर नहीं हो रहा क्योंकि उसके टुकड़े गायब हैं। मिलिट्री ऑफिसर ने पूछा, कौन से टुकड़े? आरव ने कैमरा की तरफ इशारा किया। वह काली आकृति अचानक सिर उठाती है। उसकी जगह एक खाली गड्ढे जैसा छेद दिखता है, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। आरव बोला, समय उसकी भाषा थी जब वह भूखा था, टाइमलाइन को काटता था जब घायल था। वह समय को पीता था। वह अब अधूरा है क्योंकि उस पर हमला हुआ है। रिद्धिमा चौंक गई। हमला? किसने? की आवाज धीमी पर गंभीर थी। वही जिसने मुझे बचाया। एक अज्ञात अस्तित्व जिसे मैंने सिर्फ एक बार, एक क्षण के लिए देखा था। सफेद रोशनी जैसे समय स्वयं किसी रूप में मेरे सामने खड़ा हो गया हो। सभी चुप हो गए। इसी दौरान चेंबर के अंदर की आवाजें तेज होने लगी, कर्कश, भयावह, जैसे कोई दानव किसी खाल को फाड़ रहा हो। अचानक वह काली आकृति खड़ी हो गई। उसकी जगह सलीम धीमी आवाज में बोला, यह हमें देख रहा है। और सचमुच उसके चेहरे की जगह एक काला भंवर था, और उस भंवर के बीच दो छोटे चमकते लाल बिंदु जैसे आंखें हों। और जैसे ही उसने आंखें उठाईं, अलार्म बज उठा। टेम्पोरल प्रेशर स्पाइक डिटेक्टेड। हॉल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन काली आकृति वहां खड़ी रहती है, सीधे कांच के पार, सीधे आरव को देखते हुए। आरव ने सांस रोकी। वह धीमे से बोला, यह मुझे पहचान गया। काली आकृति अचानक झटके से आगे बढ़ी। कांच की मोटी दीवार कांपने लगी। रिद्धिमा चीख पड़ी, आरव,
पीछे हट। आरव खड़ा रहा। उसकी आंखें उस प्राणी पर थी जैसे दोनों किसी पुरानी दुश्मनी को याद कर रहे हों। प्राणी का काला धुआं दीवार पर चढ़ रहा था। दरारें पड़ने लगी, कांच बुलबुले की तरह उभर रहा था। डॉ सलीम चिल्लाया, दीवार टूटने वाली है, सब पीछे हटो। गार्ड्स बंदूकें तान कर तैयार हो गए, मगर कोई गोली उस चीज को नहीं रोक सकती थी। सब जानते थे, रिद्धिमा आरव को। तभी दरारें अचानक रुक गईं। कमरे में एक अजीब ठंड फैल गई। प्राणी हिला नहीं। उसकी आंखें लाल से सफेद होने लगी और फिर वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका काला धुआं गायब होने लगा, मानो कोई उसकी ऊर्जा चूस रहा हो। आरव चौंक गया। यह कमजोर हो रहा है, लेकिन क्यों? अचानक प्राणी ने बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज में कुछ कहा, वह आ रही है। सभी, कौन आ रही है? ने सिर उठाया। उसकी आवाज में भय था, जितना भय किसी समय राक्षस में हो सकता है। वह जो समय की रखवाली करती है, वह जो तुम्हारी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। जिसने मुझे चोट दी थी वह लौट रही है। और ठीक उसी पल पूरे शोध केंद्र की लाइटें बंद हो गईं। पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। चारों ओर बस एक आवाज गूंजी, तुम लोगों ने सीमा पार कर दी है। वह कहीं नहीं जाएगा। आप कौन हैं? आकृति ने उसे देखा। उसकी आंखें गहरी थी, मानो उसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा हो। फिर उसने कहा, मैं उसे लेने नहीं आई, मैं उसे बचाने आई हूं। जिस चीज से तुम डर रहे हो वह असली खतरा नहीं, कुछ और आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या? फिर आकृति धीरे से बोली, टाइम लीपिंग प्लेग बस शुरुआत थी जिसे तुम बीमारी समझ रहे थे। वह सिर्फ एक संकेत था, असली हमला अब शुरू होगा। काली आकृति फर्श पर गिरते हुए चीखी, वह आ गई, अब हम सब खत्म। और उसी पल पूरी इमारत में एक जोरदार कंपन हुआ। जमीन फट गई, दीवारें कांपने लगी। आरव ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा। उसने कहा, यह एक युद्ध है, समय का युद्ध। आंखें बंद करो, वह यहां है। अभी कमरे के बीचों बीच एक काली दरार फटी, जैसे भागा हुआ अंधेरा वापस लौट आया हो और उससे बाहर निकला। जिसने समय को भी डराया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अंधेरे की वह दरार धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो जो खुद को सांस लेते हुए बड़ा कर रही हो। पूरी लैब की नींव कांप रही थी। दीवारों पर लगे मॉनिटर्स झिलमिलाते हुए बंद हो रहे थे। उसने धीरे से कहा, दरार, और फैली। और उसी दरार के भीतर कुछ हिलता हुआ दिखा। कोई आकृति नहीं, बल्कि जैसे छायाओं का एक सागर। अचानक वह सागर मानो जकड़ा, ठहरा, फिर एक झटके में किसी विशाल जीव की तरह फट पड़ा। और उससे बाहर निकली वह चीज जो अभी तक किसी ने सिर्फ प्राचीन टाइम रिकॉर्ड्स में एक मिथक की तरह पढ़ी थी। एक ऐसा अस्तित्व जिसे समय खुद भी कैद नहीं कर। अंधेरी प्राणी की आवाज गूंजती हुई फैली, अधिकार। वह हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी की हड्डियों तक में कंपन भर दे। समय पर अधिकार तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम सिर्फ उसकी रक्षक हो, मैं उसकी जननी हूं। सफेद आकृति फिर गरजी, तुम झूठ बोलती हो, तुम समय को नष्ट करती हो, उसे जन्म नहीं देती। थेरी प्राणी धीरे धीरे कमरे में तैरती हुई नीचे उतरी। उसका हर कदम फर्श में दरारें डाल रहा था। नहीं रक्षक, तुम समझ नहीं पा रही, तुम संतुलन बचाती हो, मैं संतुलन बनाती हूं। लेकिन तुम्हारी दुनिया इस समय असंतुलित है, और जिसने इसे असंतुलित किया है उसकी खाली आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। वह वही इंसान है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। रिद्धिमा तुरंत आरव को, वह इंसान नहीं, हीरो है, उसने दुनिया को बचाया है। अंधेरी प्राणी धीरे से झुकी। उसकी आवाज मंद हो गई, जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो, मूर्ख लड़की, तुम्हें लगता है उसने दुनिया को बचाया? नहीं, उसने समय को घायल किया है। आरव आगे बढ़ा। उसके भीतर डर था, पर वह दृढ़ता भी थी जो किसी युद्ध के मैदान में खड़े सिपाही में होती है। तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा? प्राणी ने अपना शरीर फैलाया। वह छत तक पहुंच गई। उसकी आंखें चमक उठी। तुमने रिप्ट को छुआ था, मानव, याद है? पहली बार टाइम वॉइड में गए थे। तुमने वहां कुछ देखा था, कुछ जिसे कोई मानव नहीं देख सकता था। उसी क्षण तुम मेरे डोमेन में प्रवेश कर गए थे। तुमने मुझे देखा और मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी। वह नीचे झुकी। उसके चेहरे का काला धुआं आरव के गाल को हल्के से छू गया। कि तुम ही वह हो जो मेरी दुनिया का दरवाजा मानव दुनिया तक खोल सकता है। आर प्राणी ने धीरे से फुसफुसाया, मैंने नहीं, मेरा कोई टुकड़ा जो तुम्हारे स्पर्श के साथ जुड़ गया था वह ही तुम्हारी दुनिया में एंकर बन गया। बीमारी नहीं थी, बल्कि मेरा एक नन्हा अनियंत्रित अंश था। सफेद आकृति गुस्से से कांप उठी। तुम्हारा अंश नहीं, तुम्हारा जहर था। तुमने उन्हें मार डाला। प्राणी ने कंधे उचका दिए, जहर नहीं, विकास जो समय को छूता है वह समय से परे हो जाता है। लेकिन नन्हे जीव मनुष्य कमजोर होते हैं, वे इसे झेल नहीं पाए। मैं दोषी नहीं हूं, वे नाजुक थे। उसी समय फर्श पर पड़ा काला राक्षस, वह अधूरी आकृति दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर और सिकुड़ रहा था, जैसे प्राणी की उपस्थिति उसे जला रही हो। वह चीखते हुए बोला,
वह हमें निगल लेगी, वह सब कुछ ले लेगी। थेरी प्राणी धीरे से मुस्कुराए। राक्षस, शब्दों की दुनिया में बंद मनुष्य, तुम समझ नहीं सकते कि मैं क्या हूं। सफेद आकृति ने अपनी रोशनी पूरी ताकत से फैलाई और एक चमकीली ढाल कमरे में फैल गई। तुम्हें वापस जाना होगा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। अंधेरी प्राणी का ध्वान लहराया और उसने सिर्फ एक हवा का झोंका छोड़ा, ढाल चटक गई, सफेद आकृति जमीन पर गिर पड़ी। हेरी प्राणी ने कहा, मुझे रोक नहीं सकती। रक्षक, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब इस दुनिया का संतुलन मैं तय करूंगी। उसने हाथ उठाया, कमरा अंधेरे से भर गया। हर व्यक्ति की आंखों के सामने टाइम वॉइड की परछाइयां घूमने लगी। भविष्य के दृश्य, तबाही, अतीत के दृश्य, अधूरे समय के टुकड़े हवा में बिखरने लगे। मानवो, तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हारी दुनिया को फिर। आवाज पहली बार हैरान थी। आरव ने सांस छोड़ी। हमें, अगर मेरी वजह से सब शुरू हुआ तो मैं ही इसका अंत बनूंगा। अंधेरी प्राणी के चेहरे पर कुछ बदला, एक हल्की, गहरी, रहस्यमयी खुशी। तो फिर आओ मानव, देखते हैं तुम समय के बोझ को कितना झेल सकते हो। और उसी क्षण उसके हाथ से एक काला भंवर निकला और आरव के सीने पर लगा। कमरा सफेद हो गया, शोर रुक गया। सफेद आकृति लड़खड़ाते हुए उठी और बोली, नहीं। उसने उसे अपने डोमेन में खींच लिया। वह अब समय के बाहर है। अंधेरी प्राणी धीरे से उठी, अपनी सुरंग जैसी आंखें रिद्धिमा की तरफ करके बोली, तुम्हारा हीरो अब मेरे संसार में है, जहां समय नहीं सिर्फ मैं हूं। वह हंसी, फिर अंधेरे के भंवर में समा गई। दरार बंद हो गई, सन्नाटा। रिद्धिमा घुटनों के बल गिर पड़ी। आर्व, तुम कहाँ हो? सफेद आकृति ने उसकी ओर देखा। आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर गहरी चिंता थी। हमें उसकी तलाश कर। उस सफेद आकृति ने धीरे कहा, तो वह कभी वापस नहीं आएगा और वह प्राणी, उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। रिद्धिमा ने आंसू पोंछे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर इरादा लोहे जैसा था। मुझे बताओ, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? फिर आकृति की आंखें चमकी। एक तरीका है, बहुत खतरनाक, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ मानसिक लिंक सिर्फ तुम्हारा है। रिद्धिमा ने दृढ़ता से कहा, मैं कुछ भी करूंगी, बस आरव को वापस लाओ। सफेद आकृति ने हाथ उठाया और उसके प्रसारित प्रकाश में रिद्धिमा की हथेली के ऊपर एक चिन्ह उभर आया, चांदी जैसा, चमकता हुआ, जीवित सा। यह समय का निशान है। अचानक दूर कहीं से, जैसे किसी अनंत गहराई से, एक आवाज गूंजी, तुम जाग गए। मानव आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वही आवाज, वही अंधेरी प्राणी। वह घूमकर देखता है, लेकिन यहां दिशाएं भी नहीं थी। फिर भी अचानक उसके सामने एक आकृति उभर आई। वह वही थी, अंधकार से बनी, अपूर्ण लेकिन भयानक। पर यहां उसका रूप अलग था। यहां वह पहले से भी विशाल, फैलती हुई। जय प्राणी मुस्कुराई, एक विकृत, मनहूस मुस्कान। यह एब्सोल्यूट वॉइड है, समय से बाहर की जगह, जहां न भूत है, न भविष्य, न जीवन, न मृत्यु। यह सिर्फ मैं हूं। और अब तुम। आरव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, अगर तुम चाहती थी कि मैं यहां आऊं, तो किस लिए? मुझे मारने के लिए? वह हंस पड़ी। उसकी हंसी यहां की खाली जगहों में बहकर अनंत गूंज बन गई। मारना? इतनी छोटी सो नहीं मानव, मैं तुम्हें नष्ट करना चाहती होती तो तुम इस जगह तक आते ही नहीं। तुम मेरे लिए खास हो। आरव चौंक गया। खास कैसे? प्राणी उसके करीब आए, इतनी करीब कि उसका चेहरा आरव की आंखों से कुछ इंच दूर था। क्योंकि तुम समय को छू सकते हो। तुमने रिप को सहा, वॉइड को देखा, मेरी ऊर्जा को महसूस किया और जिंदा वापस गए। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। तुम एक अपवाद हो, तुम में समय का अंश है। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कोई पीछे था ही नहीं। तो तुम चाहती क्या हो? प्राणी की आंखें सफेद चमकने लगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच का रास्ता खोलो। तुम ही वह कुजी हो। आरव ने मुट्ठी बंद की। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम मेरी दुनिया को खत्म कर दोगी। प्राणी ने एक पल उसे घूरा और फिर धीरे से मुस्कुराई। कौन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया नष्ट करना चाहती हूं? मैं उसे फिर से लिखना चाहती हूं। आरव की सांस अटक गई। फिर से लिखना मतलब? अब पुराने नियम हटा देना, जन्म, मृत्यु, समय, उम्र सब मिटा देना। एक नई दुनिया, जहां न अतीत हो न भविष्य, सिर्फ वर्तमान, अनंत स्थिर वर्तमान। आर्व ने कठोर आवाज में कहा, वह दुनिया नहीं होगी, वह एक कैद होगी। प्राणी की आवाज गहरी हो गई। मनुष्य हमेशा डरता है जो वह समझ नहीं पाता। आर्व ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे कुछ महसूस हुआ। प्राणी सच। सफेद आकृति ने सिर हिलाया। वॉइड का रास्ता कोई दिशा नहीं होता, यह सिर्फ इरादे को पहचानता है। तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही इरादा है, आरव को बचाना। यह तुम्हें सही जगह ले जाएगा। रिद्धिमा ने उस अजीब चांदी के निशान की ओर देखा जो उसकी हथेली में चमक रहा था। क्या इससे मैं वॉइड में प्रवेश कर पाऊंगी? आकृति बोली, लेकिन वॉइड में प्रवेश करना ही असली परीक्षा नहीं है।
वहां खुद को खोना नहीं सबसे मुश्किल होता है। रिद्धिमा ने दांत भींच लिए। मैं उसे खोने नहीं दूंगी चाहे जो भी हो। सफेद आकृति मुस्कुराई पहली बार। तुम्हारा प्रेम समय से भी मजबूत है। और जैसे ही उसने यह कहा, समय सुरंग के बीचों बीच एक गहरा छेद खुला, काला, ठंडा, अनंत, जिसके भीतर को तुम्हारी वजह से प्राणी रुकी नहीं, मैं सिर्फ परिणाम हूं, कारण कहीं और है। आरव का दिल धड़क उठा। उसने सोचा शायद वह झूठ बोल रही है, पर उसकी आवाज में ऐसा वजन था जो झूठ से नहीं आता। क्या कारण? आरव ने पूछा। प्राणी धीमे से बोली, तुम्हारी दुनिया समय का दुरुपयोग कर रही है। एक प्रयोग जो 200 साल पहले शुरू हुआ था। तुम्हारे वैज्ञानिकों ने समय की सीमाओं को छेड़ा, उसे मोड़ा, उससे ऊर्जा निकाली, बिना यह समझे कि समय एक जीवित चीज की तरह प्रतिक्रिया करता है। आरव ने आंखें सिकोड़ ली। हमने ऊर्जा निकाली? कब? किसने? ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि अचानक उसके चारों ओर अंधकार फैल गया। तुम्हें सच्चाई का सामना खुद करना होगा। और तभी वॉइड कांप उठा। एक निहल्की रोशनी उभरी। एक मानवीय आकृति वॉइड के अंधेरे से बाहर आ रही थी। आरव की आंखें फैल गईं। रिद्धिमा वह वॉइड के भीतर तैर रही थी, पर उसका चेहरा साहस से भरा था। वह सीधे आरव के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हाथ मजबूत था। आरव की आंखों में नमी आ गई। तुम यहां कैसे आई? यह जगह, रिद्धिमा बोली, जहां तुम हो मैं भी वहीं आ सकती हूं। अंधेरी प्राणी ने उन्हें देखते हुए कहा, यह क्या है? एक मानवीय स्त्री वॉइड में? यह असंभव है। सफेद आकृति कहीं नहीं दिख रही थी। शायद वॉइड में प्रवेश नहीं कर सकी। रिद्धिमा ने प्राणी की ओर मुड़कर कहा, असंभव शायद आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं, आरव के लिए नहीं। प्राणी ने पहली बार गुस्से में शरीर फैलाया, काले तूफान की तरह। तुम दोनों मनुष्य मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। तुम दोनों समय की प्रकृति को चुनौती दे रहे हो। आरव आगे आया। हाँ, क्योंकि समय तुम्हारी संपत्ति नहीं है और हम अपनी दुनिया की रक्षा करेंगे। प्राणी चीखी। भयानक गर्जना वॉइड में दर्रारें पड़ने लगी, पर ठीक उसी क्षण वॉइड में एक सफेद चमक उभरी। सफेद आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कमजोर लग रही थी। आधी शक्ति में। मैं देर से पहुंची, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई। प्राणी गर्जी, तुम यहां नहीं आ सकती। वॉइड मेरा है। सफेद आकृति बोली, वॉइड शायद तुम्हारा हो, लेकिन आरव अब मेरा योद्धा है। और उसी क्षण आरव के हाथ से एक चमक उठी। उसकी हथेली में एक चिन्ह उभरा, वही जो रिद्धिमा के हाथ में था, पर सुनहरे रंग का। रिद्धिमा चौंकी। यह क्या है? सफेद आकृति बोली, समय ने उसे चुना है। अब वह केवल मानव नहीं, टाइम बेरर है। अंधेरी प्राणी चीखी, नहीं, यह असंभव है। में तीव्र रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ फट गया। वॉय ने अपनी संरचना खो दी। समय की लहर टकराई। सफेद रोशनी और काला अंधेरा भिड़ गए, और उसी अराजकता के बीच आरव का हाथ आगे बढ़ा, सीधे उस प्राणी की ओर। तुम्हारा खेल अब खत्म। प्राणी पीछे हटने लगी। तुम नहीं कर सकते, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, वॉइड फुटने लगा और सब कुछ सब। हाथ अचानक उसके हाथ से टकराया। रिद्धिमा वह भी समय भंवर में गिर रही थी। उसके कपड़े हवा में लहराते हुए अजीब आकृतियां बना रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक गहरी अटल दृढ़ता थी। आरव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। उनकी उंगलियां जैसे ही जुड़ी, गिरना धीमा होने लगा, पर तभी एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे टाइम रिप में गूंज उठी। आवाज लोहे को पिघलाने वाली थी। वॉइड को छूकर तुमने उसे जगा दिया है। अब मैं हर जगह हूं, हर युग में, हर समय में। आरव और रिद्धिमा एक दूसरे का हाथ पकड़े तैर रहे थे, लेकिन उनकी पकड़ भी टूटती जा रही थी। सफेद आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई, पहले से अधिक कमजोर, लगभग पारदर्शी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने धीमी टूटती आवाज में कहा। सफेद आकृति बोली, समय का वह क्षण जहां भविष्य खुद बन जाता है, जहां दो नीतियां भिड़ती हैं, जीवन और शून्यता, मनुष्य और वॉइड। आरव और वह प्राणी, अंधेरी प्राणी गर्जी, वह मेरा है। वह समय की ऊर्जा अपने भीतर लिए हुए है, वह कुंजी है। फेद आकृति ने आरव की ओर देखा। हाँ, कुंजी, लेकिन दो तरह की। या तो तुम समय का दरवाजा बंद कर सकते हो, या खोलकर उसे नष्ट कर सकते हो। आरव ने महसूस किया कि उसकी हथेली में चमक और गर्म हो रही थी। सुनहरी रोशनी धड़क रही थी, जैसे उसमें कोई जीवित शक्ति हो, लेकिन रोशनी के दूसरी तरफ काला अंधेरा उभर रहा था। वह प्राणी उसे खींच रही थी, उसकी उंगलियों। मेरी बात सुनो, तुम अकेले नहीं हो। प्राणी गर्जी, तुम उसे रोक नहीं सकती। मानव स्त्री वह चुना गया है, मेरा वारिस। आरव के शरीर में झटके उठने लगे, जैसे उसे दो दिशाओं में फाड़ा जा रहा हो, रोशनी और अंधकार। सफेद आकृति चिल्लाई, आरव, अपने दिल का चुनाव करो, समय का नहीं। दांत भींचे वह अपनी मुट्ठी की ओर देखता है। धड़कती हुई सुनहरी शक्ति
और फिर दूसरी तरफ काला अंधेरा जो धीरे धीरे फैलकर उसकी बांध पर चढ़ रहा था। रिद्धिमा रो रही थी, पर उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम मेरे आरव हो, तुम अंधकार के नहीं हो, तुम्हारा चुनाव हमेशा प्रेम रहा है, डर नहीं। आरव ने अपनी आंखें बंद की, समय की सारी आवाजें उसके कानों में बिखर। हाँ, यही मेरा वारिस। इन आरव ने अंधकार को पकड़कर खींच लिया। अपने से दूर अंधकार फट गया। वह प्राणी झटके खाकर पीछे उछल गई। आरव ने गरजकर कहा, मैं अंधकार को नहीं चुन रहा, मैं उसे खुद अपनी मुट्ठी से फेंक रहा हूं। मेरे चुनाव पर न तुम्हारा हक है, न किसी शक्ति का। उसकी हथेली की सुनहरी रोशनी फटी, सैकड़ों किरणें निकली। अंधकार को काटती हुई रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा। आरव पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, रिद्धिमा, अब पकड़ लो मुझे। रिद्धिमा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सुनहरी रोशनी उसके शरीर में भी फैल गई। उनकी धड़कनें एक साथ होने लगी। समय भंवर फटना शुरू हो गया। हर दिशा में प्रकाश फैल रहा था। सफेद आकृति ने आखिरी शक्ति जुटाकर चिल्लाया, अब सिर्फ एक कदम, एक अंतिम चुनाव। आरव और रिद्धिमा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों जानते थे कि इसके बाद क्या होगा। आरव ने धीरे से कहा, जो भी होगा साथ में होगा। प्राणी अंतिम बार गरजी, तुम समय को चुनौती नहीं दे सकते, तुम सिर्फ मनुष्य हो। उसी क्षण आरव और रिद्धिमा ने अपने संयुक्त हाथ सीधे समय के केंद्र की ओर बढ़ा दिए। एक विस्फोट जैसे सारे ब्रह्मांड पर एक धक्का लगा। समय टूट गया। वह जल उठा। प्राणी चीखती हुई गायब हो गई। सफेद आकृति घुलने लगी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। और सब कुछ फिर से सफेद हो गया। सफेद उजाले में धीरे धीरे छाया ढल रही थी। आरव ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया, हमने तो प्राणी को खत्म कर दिया, सब खत्म नहीं हुआ क्या? सफेद आकृति ने सिर हिलाया, नहीं, वह प्राणी सिर्फ एक अंश था। असली शक्ति अब जाग रही है। वह जो वॉइड और टाइमलाइन के बीच बिखरी हुई थी, वह धीरे धीरे लौट रही है। और इस बार वह अकेले नहीं आएगी, वह साथ में आ रही है। रिद्धिमा ने डरते हुए पूछा, साथ में कौन? सफेद आकृति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीर चेतावनी थी। समय की रचना में सबसे बड़ा खतरा, जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ निगल सकता है, जिसे तुम पहले कभी नहीं देख सकते। एब्सोल्यूट टेम्परल अथॉरिटी। आरव ने कदम आगे बढ़ाया, तो हम क्या करेंगे? क्या हमें फिर से वॉइड में जाना होगा? फेद आकृति ने धीमे से कहा, हां, पर यह बार सिर्फ यात्रा नहीं है, यह परीक्षा है। तुम अकेले नहीं हो रिद्धिमा, और तुम्हारी खुद की शक्ति तुम्हारा साथ देंगी, पर रास्ता आसान नहीं होगा। यह समय का अंतिम मोड़ है। और तभी उनके चारों ओर हल्की हलचल होने लगी। समय खंड तैरने लगे। टूटे हुए भविष्य और अतीत के दृश्य इधर उधर घूमने लगे। आरव ने महसूस किया कि हर कदम पर यह समय मेरा है, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य का मालिक हूं, और अब तुम मेरे सामने कमजोर हो। सफेद आकृति ने कहा, कमजोर नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मानव का इरादा कितना शक्तिशाली होता है, और यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। और तभी सुरंग में हलचल तेज हो गई। समय खंड टूटने लगे। अतीत और भविष्य आपस में भिड़ने लगे। आरव ने अपनी हथेली की शक्ति को केंद्रित किया। सुनहरी रोशनी ने अंधकार की ओर बढ़ना शुरू किया। रिद्धिमा ने भी अपने भीतर छिपी शक्ति महसूस की और उसे बढ़ाया। अंधेरी प्राण, यह असंभव है, तुम मेरे खिलाफ नहीं हो सकते, ने धीरे से कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं समय और मेरी दुनिया के लिए लड़ रहा हूं, और अब मैं उसे वापस लाऊंगा। रिद्धिमा ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ा। हम साथ हैं, और साथ में हम किसी भी समय को रोक सकते हैं। सुरंग में विस्फोट हुआ। सुनहरी और काली रोशनी टकराई। समय के टुकड़े टूटते बिखरते हुए हवा में उड़ रहे थे। अंधेरी प्राणी पीछे हट रही थी। एक साथ तिमा ने भी उसका हाथ दबाया। सुनहरी रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। सुरंग में हर टुकड़ा एक नई दिशा में बिखर गया। प्राणी चीखी, और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी। सफेद आकृति ने फुसफुसाया, टाइम बेरर अपनी जगह पा चुका है, अब सिर्फ अंतिम निर्णय बचा है। अंधेरी प्राणी ने अंतिम कोशिश में अपने पूरे शरीर को फैलाया, एक विशाल शून्य का रूप लिया। लेकिन आरव तिमा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। लगता है हाँ, अंधकार और वॉइड की शक्ति अब दबा दी गई है। समय फिर से संतुलित है। लेकिन तभी हवा में हल्की सी हलचल हुई। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर दोनों ने महसूस किया कुछ अभी भी वहां था। सफेद आकृति फिर प्रकट हुई। उसकी मुस्कान शांत थी, पर आंखों में गंभीर चेतावनी थी। तुमने अद्भुत काम किया, अंधकार को रोका, वॉइड को। रिद्धिमा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम साथ हैं और साथ रहेंगे। कोई भी अंधकार फिर भी आए, हम उसका सामना करेंगे। और तभी शहर की हर चीज, सूरज की किरणें, पेड़, इमारतें, लोग सब एक नई तरह की रोशनी में चमकने लगे। यह सिर्फ शांति नहीं थी, यह नई शुरुआत थी। आरव ने धीरे से कहा, शायद यह सच है, समय को चुनौती देना आसान नहीं, लेकिन अगर हम साथ हैं तो